स्विच ऑन कर लीजिए सब लोग, अपना कैमरा स्विच ऑन कर लीजिए। या नो, यू डोंट नीड टू ज्वाइन इवन। मोबाइल आपके बैग में, अपने बैग में मोबाइल रखिए। प्रियांशु, ऋतिक, वैष्णवी, स्वाति, रोहित, अनिकेत, गौरव, हर्ष, अनिकेत, स्विच ऑन कर लीजिए। कैमरा स्विच ऑन, ठीक है। म्यूट कर लीजिए, कैमरा ऑन करने कहा है और म्यूट होने के लिए, माइक म्यूटेड, ठीक है। विकास, रूबेन राज, ऑन करिए। ठीक है, अभी एक दो बार कह दिया मैंने, अब जिसका ऑन नहीं रहेगा मैं रिमूव कर दूंगी। और बहुत सारे का स्विच ऑफ दिख रहा है मुझे। तुम क्यों ज्वाइन कर रहे हो? नो, मैंने पहले ही बताया क्लास में मत ज्वाइन करो। जो भी बच्चे क्लास में हो वो ज्वाइन मत करिए। आएगी आएगी, 2 मिनट वेट करो, पहले क्लास मुझे ऑनलाइन को बोल दो, आप ज्वाइन करिए, आपको भी आवाज आएगी। ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में, ठीक है। साइंटिफिक वगैरह सब हो गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव से शुरू करना है। किसी ने कहा कि 2 प्रिंसिपल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क डन, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो चुका है। व्हाट इज डिवीजन ऑफ वर्क? ये बहुत बेसिक है, तुम लोग बोलो, पूरा बोलो, कंप्लीट आंसर चाहिए अब मुझे। व्हाट इज डिवीजन ऑफ वर्क? ठीक से पूरा। अब कितनी बार समझा चुके हैं ना, अब डिवीजन ऑफ वर्क आप लोग मुझे समझाइए। व्हाट इज डिवीजन ऑफ वर्क? हाँ, and then it should be ऋषिका, आप अपना ये माइक ऑफ कर लीजिए ना, आवाज आ रहा है। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या समझा था मैंने? Whenever in organization, authority has been assigned to some person, the equal amount of responsibility are. जब आप काम सौंपते हैं तो आप उसके साथ साथ उसको एम्पावर भी करते हैं, आप उसको इतना ज्यादा अथॉरिटी भी देते हैं, फ्रीडम भी देते हैं कि उस काम को पूरा करने के लिए जो भी समय, जो भी रिसोर्सेज, जो भी पैसा का खर्चा होगा उसको वो यूज कर सकता है, राइट। यही वो ऑथराइज करना, किसी को ये
फ्रीडम देना, किसी को ये एम्पावर करना कि वो अपने काम को पूरा कर सके। इसीलिए ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर दिया जाता है, इक्विवेलेंट दिया जाता है, पैरेलली एक साथ चलता है। क्योंकि अगर ऑथोरिटी ज्यादा हो गया और काम कम है तो मिसयूज ऑफ ऑथोरिटी होगा, मिसयूज ऑफ पावर होगा। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अधिक है, ऑथोरिटी कम है, तो काम का निर्वहन ही नहीं हो पाएगा ठीक से, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। हर बार आपको उसे आकर के आपसे हर एक चीज के लिए इजाजत लेना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं डिले का कारण बनेगा, काम को खत्म होने का या काम अच्छे से नहीं हो पाने का एक रीजन बन जाएगा। राइट, ठीक है। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नहीं बताया आप लोगों को। डिसिप्लिन सिंपल है, बताया था या नहीं मैंने लास्ट क्लास में? ओके, इट्स सिंपल कि कहीं भी किसी भी ग्रुप में जब हम काम करते हैं तो डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब यहाँ वही है जो आपको मालूम है। क्या मालूम है आपको? अनुशासन। यानी कि छोटे से ग्रुप में भी आप काम अगर कर रहे हैं, अपना एक रूल है। तो ठीक है, अभी तक इस क्लास में 92 ही बच्चे हैं, ठीक है ना? 90 मान लीजिए, 96 चलिए, 96 या 100 मान लो। सिर्फ 100 के गोल को डिसिप्लिन रखते, 100 की टीम को डिसिप्लिन रखना इतना इम्पोर्टेंट था कि हर फैकल्टी अपनी बात बोल सके, आपको समझा सके, आपको सके। अगर इस फैकल्टी को की डिसिप्लिन बताएंगे तो इंटायर क्लास पर इसका असर पड़ेगा। राइट, होता है इस चीज का इफेक्ट। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में अगर हर डिपार्टमेंट में एक आध दो भी ऐसे हो जाए जो नहीं माने ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज को, ठीक है? हरप्रीत तुम ही हो, अभी भी तुम्हें ज्वाइन करने की जरूरत है, मैं घूम घूम कर पढ़ा रही हूँ ना। नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको निकालना है। क्यों ही ज्वाइन करते हैं जब पढ़ना नहीं है? तो घर पे तो कितने अच्छे आराम से है। ओके, तो ये क्या आ गया? हम लोगों ने शेयर किया था ना स्क्रीन। ठीक है, डिसिप्लिन पे थे, तो इसीलिए डिसिप्लिन का फॉलो होना जरूरी है। अगर डिसिप्लिन नहीं फॉलो करेंगे तो सीनियर जो जूनियर को बोल रहा है वो नहीं सुनेगा। राइट, वो बोलेगा मैं क्यों करूँ तुम्हारा काम, ठीक है, मैं अपने काम में बिजी हूँ। तो इनसबऑर्डिनेशन होगा, आप बात फॉलो नहीं करेंगे, जो ऑथोरिटी जो आपका सीनियर वो आपको काम असाइन करेगा वो नहीं। अगर एक डिपार्टमेंट में एक आदमी नहीं जा रहा, गाइडलाइंस का होना जरूरी है ताकि डिसिप्लिन और ये डिसिप्लिन दो तरीके से मेंटेन होता है ऑर्गेनाइजेशन में। वो दो तरीका कौन कौन सा है? इधर बाय गिविंग रिवॉर्ड, अवार्ड, ठीक है, या फिर आप पनिशमेंट, ठीक है, पेनल्टी भी इम्पोज कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो सही तरीके से सीखने वाला है, पॉजिटिव डिसिप्लिन और नेगेटिव डिसिप्लिन, तो अगर पॉजिटिवली आपको अच्छे काम को लेकर के इंस्पायर आप होता ताकि मुझे भी नेक्स्ट टाइम ये अवार्ड मिले, तो आप अपने आप को क्या करेंगे, रेगुलर आने लगेगा, टाइम से आने लगेगा, पंक्चुअल होने लगेगा, ज्यादा काम करने लगेगा। जिस भी चीज के लिए वो रिवॉर्ड दे रहा है खुद में लाने की कोशिश करें। ठीक है ना? आपसे होना है तो एक दिन का एब्सेंट लगा दो, समझ में आया? 10 मिनट के बाद से 20 मिनट के बाद से एक दिन का तो ऑर्गेनाइजेशन के पास
ये लीडरशिप या मैनेजमेंट फिलॉसफी पे डिपेंड करता है कि वो किस नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड ध्यान से सुनो, इट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट्स है, लेकिन ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, कभी कभी इसमें शॉर्ट नोट आ जाता है, कभी कभी इस सब पे बेस एमसीक्यू आ जाता है, और सिर्फ अभी के एग्जाम में नहीं आता, आगे भी बहुत बार आ सकता है। तो इसको ध्यान से, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है, हम लोगों ने इससे पहले फंक्शनल फोरमैनशिप पढ़ा था, राइट, यानी कि हर आदमी अपने अपने फंक्शनल एक्सपर्टाइज के बेसिस पर उस डिपार्टमेंट का हेड है, राइट, पढ़ा था मैंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक उसका कॉन्ट्राडिक्टरी है ये यूनिटी ऑफ कमांड, क्योंकि वहां पे आपने फंक्शनल एक्सपर्टाइज के बेसिस पे डिफरेंट एक्सपर्ट्स को एलोकेट करके एक पार्टी में 4 एक्सपर्ट है, राइट। यहाँ पे ये बोल रहा है one senior, one subordinate, one boss, one junior. Right? आएगा वो किसी एक ही बॉस से आना चाहिए। अगर 4 अलग अलग बॉस उसको काम असाइन करेंगे तो क्या होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, किसका काम करूं किसका काम छोड़ूं, कौन ज्यादा जरूरी काम कौन नहीं, या फिर जिससे ज्यादा डर खाएगा उसका काम पहले कर देगा, राइट। तो कंफ्यूजन होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट अमंग ऑल सीनियर्स, आपस में वही लोग लड़ने लगेंगे, आपका काम बर्बाद करने का मेरा काम नहीं होगा, इस तरीके से काम नहीं होगा। एक एम्प्लॉय को एक ही सीनियर या एक ही सुपीरियर जो भी है वो सारे ऑर्डर्स दे, ठीक है, ताकि वो काम को प्रायोरिटाइज कर सके। मान लो एक ही सीनियर उसने 5 काम दे दिया, तो मैं 5 काम को प्रायोरिटाइज तो कर पाऊंगी ना, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन उससे कम इंपॉर्टेंट है, ये मैं डिफाइन कर सकती हूँ और उस हिसाब से उनका काम हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे 4 लोग काम देंगे, उदार सर ने काम दे दिया, डायरेक्टर सर ने काम दे दिया, नीतीश सर ने काम दे दिया, संजना ने काम कर दिया, और भी कोई दो आदमी और काम दे दिया, और फिर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का काम ओवरलोड होगा, कमांड को इन्होंने क्या किया कि ये एक प्रिंसिपल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पर यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करने की जरूरत है, राइट। अब नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ, कमांड समझ में आ गया ना, वन बॉस वन जूनियर, वन सीनियर वन सबऑर्डिनेट, सारे इंस्ट्रक्शंस एक पॉइंट से आ रहे हैं एक जूनियर के पास, ठीक है ना, सारे इंस्ट्रक्शन एक पॉइंट से आ रहे हैं। इसको सेंट्रलाइजेशन के साथ मत क्लब कर लेना, सेंट्रलाइजेशन इज टेकिंग ऑल द डिसीजंस at one point, while unity of command is giving all the instruction to one junior from one senior। समझ में आया, तो थोड़ा अलग है ये। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब क्या है कि जितने भी आप एफर्ट लगाते हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट लगाए तो, एचआर डिपार्टमेंट लगाए तो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लगाए तो, फाइनेंस डिपार्टमेंट लगाए तो, जो भी एफर्ट लगाया जा रहा है सब अलग अलग टीम मेंबर्स के द्वारा, अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा, किस दिशा में होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का उस साल का लक्ष्य क्या है, एक ही गोल होगा ना जिसको प्राप्त करने के लिए सब लोग अपना अपना टाइम दे रहे हैं, अपने स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, और जो भी काम करना है इसका फाइनल मकसद यही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो उसको अचीव करना है। सारे ही डिपार्टमेंट ठीक है, मैं बोल रही हूँ जिसमें उसमें बैट्समैन का अपना गोल होता है कि अच्छा रन स्कोर, राइट,
बॉलर का होता है ज्यादा से ज्यादा विकेट लेना, राइट। फील्डर का होता है लक्ष्य की अच्छी सधी हुई फील्डिंग करना ताकि आप ज्यादा एक्स्ट्रा ना दें और जो चौका छक्का होता है उसको आप कंट्रोल कर सकें, ठीक है, कैच ले सके। विकेट कीपर होता है, उसका भी अपना काम होता है कि विकेट कीपिंग बढ़िया करे, ठीक है। लेकिन ये सारे काम क्यों किए जा रहे हैं? ताकि हम उस मैच को जीत सके। अगर इसी में सबका अपना अपना लक्ष्य हो जाए, ठीक है ना, सब अपने अपने लिए खेलने लगे, क्या हमको तो शतक मार के जाना है, ठीक है ना, ये मेरा आखिरी टेस्ट मैच है या मेरा आखिरी मैच है, विकेट पड़ा, एक गोल की सारे होता है। इसीलिए इसको बोला गया कि वन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी एक डायरेक्शन में काम का होना, सेम ऑब्जेक्टिव के साथ सभी लोग काम करें। ऑब्जेक्टिव का मतलब पर्पस, ठीक है, क्लियर। मैम कुछ अब सुनाई नेक्स्ट नहीं पॉइंट दे पे रहा। चले। मैम कुछ सुनाई नहीं दे रहा। यस, 5 पार्टिसिपेंट्स। हाँ बोलिए। कुछ सुनाई नहीं दे रहा मैम, अभी थोड़ा आता है आवाज फिर गायब हो हाँ जाता वो है। मैं थोड़ा मूव कर रही हूँ इसलिए नहीं आ रहा होगा, ठीक है, मैं आसपास नहीं हूँ, ठीक है, ध्यान देना। अभी यूनिटी ऑफ कमांड समझ में आया? मैम जो आप स्क्रीन शेयर किए हैं वो नहीं आ रहा है, बोर्ड पे कुछ और है, हम लोग के पास कुछ और है। ओके, अब है, अब देखो अब आ रहा है। यस मैम। हाँ, ठीक है, बता देता है। अगर ऐसे कुछ हो टेक्निकल तो हो सकता है छूट गया हो, शेयर करना, पुराना ही शेयर आप लोग के पास है। मैम बहुत देर से हैंड रेज किए हैं, आप उधर पढ़ा रही थी इसलिए नहीं पता चला। ठीक है, अभी यूनिटी ऑफ कमांड समझ में आया? मैम थोड़ा यूनिटी बहुत, ऑफ क्योंकि कमांड का मतलब होता है कि वन बॉस वन सबऑर्डिनेट, यानी कि एक ही सीनियर सारे इंस्ट्रक्शन सारे ऑर्डर्स अपने जूनियर को देगा, उस जूनियर को अलग अलग पॉइंट से आदेश नहीं आएगा या ऑर्डर नहीं मिलेगा, सो दैट कि कंफ्यूजन के सिचुएशन को अवॉइड किया जा सके। समझ में आया? जितना भी गाइडलाइंस देना है, जितना भी इंस्ट्रक्शंस देना है, जितना भी ऑर्डर्स देना है, किसी एक पॉइंट से उसके पास पहुंचेगा। अगर 4 अलग अलग उसके बॉस बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन का स्टेट क्रिएट हो जाएगा, कौन सा काम करे कौन सा काम छोड़े। क्लियर? दूसरा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता है एक ही दिशा में सबका कलेक्टिव एफर्ट लेना, सभी लोग काम करेंगे लेकिन सेम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ना कि अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ये दोनों क्लियर हुआ? हाँ ये हो दोनों गया। क्लियर हुआ? यस। यस मैम। अब थर्ड जो 6th पॉइंट है वो क्या है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है? सबऑर्डिनेशन का मतलब, सबऑर्डिनेट का मतलब, सबऑर्डिनेट बताया था मैंने, सबऑर्डिनेट मतलब बताओ बस। बिल्कुल, जूनियर, लोअर लेवल। सबऑर्डिनेट मतलब आपसे नीचे, ठीक है, जो लोग हैं उसको हम अपना सबऑर्डिनेट बोलते हैं। यहाँ पर पॉइंट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यानी कि किसी एक आदमी के यानी किसी व्यक्तिगत इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट मतलब लाभ फायदा, तो व्यक्तिगत इंटरेस्ट को नीचे रखना है, यहाँ पर व्यक्तिगत इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट कोलाइड कर रहा है, ठीक है, मतलब किसको प्रायोरिटी देना है? जनरल इंटरेस्ट को। आपको पढ़िए, मान लो कि इस क्लास में कोई मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, लेकिन आज मेरा एक स्टूडेंट है, बस मैं बार बार उससे क्वेश्चन समझ में आया और तुम्हें समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं, फिर मुझे समझ में आया फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा कि बाकी का क्लास नहीं समझ पाएगा, बस एक को समझाया पूछा उसको समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा क्या करना चाहिए कि जहाँ पे ज्यादा लोगों को समझ में आया ये अप्रोच रखना चाहिए। इस एग्जाम्पल में समझ में आ रहा, एक और एग्जाम्पल, हमारे देश को चलाने के लिए जितने भी नियम बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? संसद में, ठीक है। अब संसद में लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट, वो नियम कानून बनाते हैं और वहाँ पे पारित करते हैं। मान लो सारे
जो एमएलए और एमपी है वो ऐसे नियम कानून बनाए जिससे सिर्फ उन्हीं का भला हो रहा है, देश का नहीं। ठीक है, वो सर्वसम्मति से पारित हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि बनाने वाले के फायदे की बात है, कौन उसमें ऑब्जेक्शन करेगा। लेकिन वैसे नियमों से देश का भला नहीं होगा, और अगर देश का भला नहीं हो तो वो उन लोगों का कब तक भला होगा, देश ही नहीं रहेगा तो वो कहाँ जाएंगे। राइट, समझ में आ रहा। तो कुछ दिनों के लिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उनको लगेगा कि मेरा जेब भर रहा है, ठीक है ना, हमारे फेवर की बात हो रही है, लेकिन बाद में उनका भी नुकसान हो जाएगा। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में हम किसी को के साथ फेवरिज्म करें, किसी एक दो जो हमारे फेवरेट आदमी है उनको ध्यान में रख करके अब सारे पॉलिसीज बनाए, सारा काम करे, उनको हो सकता है कुछ देर के लिए उसका फायदा हो, राइट, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो जाएगा, नुकसान की बात हो जाएगी। तो जहां पे जनरल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ में आया स्वाति, वीडियो ऑफ है आपका। जहां पे जनरल इंटरेस्ट नॉर्मली जब भी हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, डिसीजन शुड बी in favor of general interest, not in favor of any individual interest। इसीलिए बोला गया कि जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको उसका सबऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो नीचे होना चाहिए। कभी इंटरेस्ट की बात होगी तो हम पहले जनरल इंटरेस्ट की बात करेंगे, तब इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात करेंगे। कभी भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ज्यादा तवज्जो नहीं देना है अगर उससे ऑर्गेनाइजेशन का बुरा हो रहा है। क्लियर, ये भी एक प्रिंसिपल उन्होंने दिया। अभी तक कोई कंफ्यूजन किसी भी पॉइंट में नहीं। रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज, नेक्स्ट पॉइंट है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज। रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी, शाबाश, आपको पता है रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, रेम्यूनरेशन। तो यहाँ पे अच्छा ठीक है, अब तुम लोग बताओ कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में सैलरी से रिलेटेड कौन सा पॉइंट था। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग भी बता सकते हैं कौन सा पॉइंट था सैलरी से रिलेटेड, आप लोग भी। एक मिनट, ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को मालूम है तो बताओ। ठीक है, वेरी गुड। किसने जवाब दिया, एक तो तुमने, और पीछे से भी कुछ आवाज। डिफरेंशियल वेज सिस्टम इज द राइट आंसर। वहां पे उन्होंने वेजेज की बात की, डिफरेंशियल वेजेज सिस्टम, यानी कि मैक्सिमम एंड मिनिमम, हाई एंड लो वेजेज। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, इन्होंने भी सैलरी के बारे में बात की, रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज, लेकिन कैसा रेम्यूनरेशन, जो फेयर वेजेज हो। फेयर वेजेज का मतलब है जो लोगों के न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करते, यानी कि जो उनके सब्सटेंशियल नीड्स है उसको सेटिस्फाई किया जा सके, राइट। ऐसे नहीं तो क्या होगा कि एम्प्लॉय का अधिक ध्यान अपनी परेशानियों पे रहेगा, कल को बच्चे की स्कूल फी देना है, परसों ये, परसों दवाई, तो वो उसी सब में लगे रहेंगे, तो वो क्या होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में रह के भी नहीं रहेंगे, ठीक है ना, काम यहाँ करेंगे और चिंता उनको किसी और चीज का सताया जा रहा है। तो एटलीस्ट उनकी सैलरी इतनी हो कि उनकी सब्सटेंशियल नीड को हम सेटिस्फाई कर सके, प्लस हर जगह अपना एक कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है, राइट। तो जैसे कि पटना में और बॉम्बे में दोनों के कॉस्ट ऑफ लिविंग में डिफरेंस होगा, ठीक है, तो वहाँ के रहने वाले को वहाँ के हिसाब से वेजेस दी जाएगी, सैलरी तो फिक्स होती है, इसको तो आप नहीं कर सकते, सैलरी तो आप शादी अलाउंस दे सकते हैं, अदर अलाउंस लाइफ स्टाइल और लिविंग कॉस्ट के हिसाब से सैलरी का प्रबंधन हो सके, सो दैट एम्प्लॉय क्या हो, डेडिकेशन के साथ काम कर सके, ऑनेस्टी के साथ काम कर सके और अपनी फुल कैपेसिटी का यूज कर सके, पूरे पोटेंशियल को वहां पे यूटिलाइज कर सके, राइट। इसीलिए रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय शुड बी, कहीं लिखा होगा फेयर, है ना, फेयर रेम्यूनरेशन होना चाहिए जिससे उनके सारे सब्सटेंशियल नीड सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का नॉर्मली मीनिंग क्या पता आप लोगों को, सेंट्रलाइजेशन मतलब, अभी क्लियर है आवाज ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्लियर, ठीक है, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का मतलब तुम्हारे रूम में तो सेंट्रलाइज्ड एसी लगा हुआ है, राइट, और वो सभी ऑफ है अभी। सेंट्रलाइज का मतलब एक होगा, ठीक है, एक पॉइंट है, यानी सारे
आपकी स्कूल में सेंट्रलाइज एक पॉइंट यानी कि जहाँ पे सारे डिसीजन एक पॉइंट पर लिए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग सेंट्रलाइज्ड डिसीजन सिस्टम, डिसीजन मेकिंग सिस्टम। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है एक केंद्र, सेंट्रल मतलब केंद्र, तो एक सेंटर से सारे डिसीजन लिए गए उसको हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। लेकिन हेनरी फ्योल ने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने सिंपल कहा, टर्म सेंट्रलाइजेशन यूज किया और उन्होंने एक ही बात कही कि जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है, ठीक है, जैसे कि जितने भी आपके स्ट्रैटेजिक डिसीजन है, लॉन्ग टर्म डिसीजन है, एक्सपेंशन का डिसीजन है, जॉइंट वेंचर का डिसीजन है, फॉरेन कंट्रीज को पेनिट्रेट करने का, पेनिट्रेट मतलब उस कंट्री में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने का डिसीजन है, इस तरह के जितने भी मर्जर, एक्विजिशन, टेक ओवर, ये जितने भी बड़े बड़े डिसीजन थे वो आप सेंट्रल पॉइंट पे लीजिए, ठीक है, एक पेन पे यानी कि टॉप मैनेजमेंट द्वारा लिए जाएंगे। लेकिन इतनी से तो काम नहीं चलता है कोऑर्डिनेशन का, डिसीजन तो छोटे छोटे समय पे लेना पड़ता है, ठीक है ना। अगर कोई अभी आया इसका चेक सैंक्शन करे या ना करे ये भी एक डिसीजन है, राइट। उसको बिना मिले ये सामान दे या ना दे, हर चीज से पूछ के नहीं अपने मन से दे दो, तो डिसीजन होता है और बहुत बड़े इम्पोर्टेंट भी होता है, जिसका बड़ा इम्पैक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन पे। वैसे डिसीजन से जिनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है पॉजिटिवली या नेगेटिवली ऑर्गेनाइजेशन पे, वो डिसीजन किसको लेने दीजिए, आप टॉप लेवल को लेने दीजिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेने दीजिए। लेकिन जो छोटे मोटे रोज के ऑपरेशनल डिसीजन है या कम इम्पोर्टेंट डिसीजन है उसको मिडिल एंड लोअर लेवल ऑफ अथॉरिटी में लेने का इजाजत होना चाहिए। तो थोड़ा सा सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, समझ में आया ये? क्या समझ में आया? हेनरी फ्योल का जब सेंट्रलाइजेशन एक्सप्लेन करोगे तो क्या लिखोगे, बोलिए क्या क्या लिखेंगे आप लोग? सेंट्रलाइजेशन मीन्स क्या? बोलो, कोई बोलो, जो समझ में आया वही बोलो। लोअर लेवल, अभी इसको लिख सकते हैं आप ऐसे कि जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है, ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन शुड बी मेड एट वन पॉइंट बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, बट the other secondary or the less important decisions can be made by the different level of people at different hierarchy, है ना, क्योंकि हर एक लेवल पे थोड़ा थोड़ा डिसीजन मेकिंग आपको देना चाहिए, जस्ट टू गिव द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ठीक है ना। अब बिलोंगिंगनेस मतलब क्या, हमारा भी कंपनी है, ठीक है ना, हमारी भी बात सुनी जाती है, इस तरीके का माहौल क्रिएट करने के लिए थोड़ा बहुत डिसीजन मेकिंग पावर हर एक लेवल पे होना चाहिए। क्लियर? आगे से कुछ पूछू तो इतना टाइम मत लगाना, नहीं समझ में आया तो नहीं, समझ में आया तो सीधा जो समझ में आया वो बोल दो, सही गलत मैं देख लूंगी, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, स्केलर चेन दिख रहा होगा आपको, ठीक है। स्केलर चेन एक्चुअली क्या है ये थोड़ा मैं समझा देती हूँ। स्केलर चेन इज अ फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन। इसको क्या बोला हमने? जब भी स्केलर चेन देखना, you can understand that it is talking about formal chain of communication, ठीक है। स्केलर चेन में थोड़ा यहाँ बताऊं, दिखेगा तुम लोगों को? दिख रहा है? फिर मिटा दूंगी। सपोज करो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, मान लेते हैं, और यहाँ पे ए है, बी है, सी और डी, ई, एफ एंड जी। सिंपल, ये अलग अलग हायरार्की है और अलग अलग हायरार्की के रिप्रेजेंटेटिव एबीसीडी मैंने आपको दिखा दिया। अब किसी का फोन बज रहा था क्या क्लास में? नहीं ना, ठीक है। अभी मान लो डी को कुछ कम्युनिकेट करना है ई के साथ, ये ई ही है ना, डी को कुछ कम्युनिकेट करना है ई के साथ, तो वो कैसे करेगा बात? स्केलर चेन बोलता है कि स्ट्रेट लाइन में जाएगा, डी किसके पास? सी के पास,
सी आप डायग्राम बनाइएगा, राइट, इसीलिए मैं डायग्राम बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। अब ये ए इसको इन्फॉर्म करेगा, ठीक है ना, और तब डी का जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा जब वो यहाँ तक पहुंच जाएगा, राइट। स्केलर चेन मतलब आप वन वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, स्ट्रेट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और जितने भी उस लूप में लोग आए हैं सबको मालूम है कि व्हाट हैज बीन कम्युनिकेटेड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, राइट, सबको मालूम है। अब अभी क्यों जरूरी है ये करना, दिस इज टाइम कंज्यूमिंग, ये दौड़ के ज्यादा सीधा इसको बता देता, टाइम कम लगता, राइट। लेकिन अभी हमने पढ़ा है यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, अभी हमने पढ़ा है यूनिटी ऑफ कमांड। एक सेकंड, आवाज अभी आ रही है मेरी क्या तुम लोगों को? जैसे आ रही है, लोगों से नहीं पूछा, अभी आ रही है मैम, पर स्क्रीन से दूर जाते हैं तो नहीं आता। अभी मैं स्क्रीन से दूर नहीं थी, अभी जब मैं बता रही थी यूनिटी ऑफ कमांड और स्केलर चेन तो समझ में आ रहा था? यस मैम। ठीक है, तुम लोग को तो बिल्कुल नहीं आती है मेरी आवाज, मुझे मालूम। नाउ वो अटेंडेंस के टाइम में देखेंगे, ये समझ में आया? ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे स्केलर चेन, क्योंकि ये मैंने अभी आपको बताया कि हम ऐसा क्यों करते हैं, ये प्रिंसिपल क्यों दिया हेनरी फ्यूल ने, क्योंकि उन्होंने यूनिटी ऑफ कमांड का भी प्रिंसिपल दिया था जो उनके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अगर डी ई से डायरेक्ट बात कर लेगा तो जो इसका बॉस है सी बी और ए नेवर कम्स टू नो कि ये क्या काम कर रहा है, इसने क्या काम इसको दिया है या इसने क्या काम इसको बोला है, और क्या करेगा, ये भी एक काम बता देगा, ये भी एक काम बता देगा। तो क्या हो गया, खत्म यूनिटी ऑफ कमांड, वन बॉस वन सबऑर्डिनेट, खत्म, वहीं पे खत्म। इसीलिए उन्होंने बोला कि स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, हर एक स्टेप पे मालूम होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी ऑफ कम्युनिकेशन बनती है इससे, यूनिटी ऑफ कमांड इंश्योर करते हैं आपसे। थोड़ा टाइम टेकिंग तो है, लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन इज एनीवेज टाइम टेकिंग, राइट। फॉर्मल कम्युनिकेशन में कभी चिल्ला के आवाज देते हैं इस एंड से उस एंड तक? नहीं देते हैं ना, उसका तरीका है, आप जाके बोलिए, ठीक है, फोन करके बोलिए, मेल करके बोलिए, मैसेज करके बोलिए, जो भी तरीका है, आप ऐसे चिल्ला नहीं सकते, जबकि आप बाजार में पार्टी में कहीं पे भी चिल्ला के आवाज दे देते हो, राइट। तो ये तो डिफरेंस है ना फॉर्मल इनफॉर्मल में, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे हमको बात करना है, कैसे अपनी बात को दूसरे पॉइंट तक पहुंचाना है। तो ये यूनिटी ऑफ ये स्केलर चेन समझ में आ गया, स्केलर चेन समझ में आया, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इन्होंने बोला कि यू हैव टू कम्युनिकेट ओनली थ्रू स्केलर चेन। अब इन्होंने कहा, क्योंकि बात उठी कि कभी कभी तो बहुत इमरजेंसी सिचुएशन हो जाता है, तब हम इतना पहुंचेंगे तब तक तो आग लग करके खत्म हो जाएगा, फैक्ट्री जल के राख हो जाएगी। हाँ, अब अगर हमको डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना, मैंने एक एग्जांपल दिया कि मान लो ये भी तो कम्युनिकेट करना पड़ सकता है कि फैक्ट्री में आग लग गई है, अब इस समय हम स्केलर चेन का यूज करेंगे तो फैक्ट्री तब तक खत्म हो जाएगा। इस समय आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, इस समय सीधा टॉप लेवल मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर दीजिए, वो फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म करके, या वो आपको बोल देंगे कि फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म करो, और बाकी जो भी व्यवस्था हम करते हैं। समझ में आया? तो आप जल्दी कर लीजिएगा, ऐसा कोई भी, अब मैंने ये एग्जांपल दिया, अब सीधा यही नहीं होगा कि आग ही लगेगी, और भी कोई काम हो सकता है जो इमरजेंसी नेचर का हो, तो इमरजेंसी सिचुएशन, समझ में आया? फॉर्मल वे में नॉर्मली स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन यूज करेंगे, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में क्या यूज करेंगे, तो इमरजेंसी सिचुएशन में, लेकिन सिचुएशन वेल डिफाइंड है, इमरजेंसी ही होनी चाहिए, समझ में आया? अब इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करेंगे, डी कैन डायरेक्टली गो टू ई, और वो काम हो जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं, वेरी गुड, पढ़ा हुआ है, हाँ पढ़ा हुआ है, गैंग प्लैंक कम्युनिकेशन। गैंग प्लैंक कम्युनिकेशन को हम इमरजेंसी कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, दोनों में से किसी भी टर्म से ये आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, स्केलर चेन कभी भी सुनोगे तो समझ जाओगे इट इज रिलेटेड विद फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी जरूरी है फॉर्मल कम्युनिकेशन में। क्यों? क्योंकि सारे बॉसेस को इंक्लूड करना जरूरी है, सो दैट कि आपके पास मल्टीपल ऑर्डर्स ना आए अलग अलग पॉइंट से। अब नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर का क्या मतलब होता है? ऑर्डर का मतलब, ऑर्डर का मतलब कमांड, नॉर्मली होता है कमांड,
पर यहाँ ऑर्डर का क्या मतलब है? ऑर्डर अच्छा मैं बता दूं, यस सही बोल रहे हो तुम। अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, ऑर्डर में रखो, अरेंज द नंबर इनटू असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी क्रमबद्ध अरेंजमेंट किसी चीज का। समझ में आया? हजार्ड में भी कमेटी तरीके से ऑर्डर में रखना यानी क्रम। अब यहाँ पे ऑर्डर का मतलब आदेश से नहीं है, इंस्ट्रक्शन से नहीं है, क्रम से मतलब है, यानी कि दोनों कैपिटल रिसोर्सेज या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, समझ में आया? जितने भी रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें क्या करना है कि उसको ऑर्डर में रखिए। जो फिजिकल रिसोर्सेज है उसको भी मटेरियल ऑर्डर में रखिए, मटेरियल ऑर्डर में यानी कि जहां उसकी जरूरत है उसको वहां पे रहना चाहिए। अभी इस क्लास में भी एक ऑर्डर है, ठीक है ना, इधर और इधर लगा है बीच में, ठीक है, थोड़ा कम ही सही, लेकिन स्पेस छोड़ा गया है ताकि कोई मूव कर सके। ये ऑर्डर है ना, अगर बीच में उठा के रखते तो गिरने का, चलने में, मूवमेंट में दिक्कत होगी, गिरने का, तो वो ऑर्डर में नहीं समझ पाए, उसको हम ऑर्डर में नहीं बोलते। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे बहुत कुछ बहुत सारे कलर या कलर वाले आइटम्स रखे होते हैं, वहाँ अगर आप इस ऑर्डर में तो वहाँ पे क्या हुआ, अदरवाइज आप बताइए ताकि आपका समय पे काम भी हो जाए, स्मूथली काम हो जाए और किसी एक्सीडेंट वगैरह को अवॉइड किया जा सके। ये तो हमने मटेरियल ऑर्डर को ऑर्डर में रखने की बात कही। अब फिजिकल रिसोर्सेज को, अब ह्यूमन रिसोर्सेज को सोशल ऑर्डर फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज। क्या है सोशल ऑर्डर? तो जिस ह्यूमन रिसोर्सेज को आप जहाँ पे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, जस्ट लाइक स्टाफिंग, ठीक है ना, जहां पर आप यूटिलाइज कर सकते हैं उसको वहीं पे लगाइए। अदरवाइज ऑर्डर में नहीं रखेंगे तो ना वो रिसोर्स काम करेगा ना ये रिसोर्स काम करेगा, दोनों जगह से आपको नुकसान पहुंचेगी, राइट? इसीलिए फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज बोथ शुड बी केप्ट इन ऑर्डर, राइट, यानी प्रॉपर प्लेस पे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी का मतलब, अगेन इस इक्विटी का भी फिनेंशियल इक्विटी से कोई मतलब नहीं है। नॉर्मल इक्विटी मतलब यस इक्वली ट्रीट करना, इक्विटी मतलब इक्वालिटी से मतलब है। कैसा इक्वालिटी? इट्स टॉकिंग अबाउट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन among the employees of organization on the basis of different caste, language, religion, जो भी वो फॉलो कर रहा है, इसके बेसिस पे, जेंडर, इसके बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, क्योंकि अगर आप भेदभाव करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, अब मेरे स्टेट का है, मेरा ही लैंग्वेज बोलता है, ठीक है ना, इस तरीके से उसको प्रमोशन दे देंगे, इससे क्या होगा कि डिससैटिस्फैक्शन है वो बाकी के एम्प्लॉइज में आएगा, ठीक है ना। और अगर बाकी के एम्प्लॉइज डिटैच्ड फील करेंगे तो वो डेडिकेशन के साथ अपना काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सारे एम्प्लॉइज के लिए सबसे पहले ही हमने कहा था डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन को मैनेज करने के लिए यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट, तभी डिसिप्लिन मेंटेन रह सकता है। तो वो यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू इक्विटी को आपको गेन करना है, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ईच एंड एवरी एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। मैं कुछ दिन गोदरेज है, गोदरेज एग्रोवेट में मैंने अपना इंटर्नशिप किया था एमबीए का, और वहाँ पे विक्रोली में उसका ऑफिस है, तो अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उनके यहाँ कैंटीन है। एंड देन इक्वल ट्रीटमेंट कैसा है मैं बताती हूँ कि वहाँ पे सब लोग, जो कैंटीन है वो ओपन है, और जैसा बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट है, टेबल और चेयर, वो सबके लिए समान है। सारे एम्प्लॉय, सारे यूनिट के, मतलब मैंने आपको एक नाम बोला एग्रोवेट, जो एग्रीकल्चर इसी तरह एफएमसीजी भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है उनका, तो सारे यूनिट सारे लोग उसी डाइनिंग रूम में खाने आते हैं, उसी कैंटीन में खाने आते हैं, और सबके लिए एक जैसा मेन्यू होता है, ठीक है ना। अगर चावल, दाल, रोटी, सब्जी, भुजिया और मिठाई एक को मिल रहा है तो वहाँ के एमडी को भी वही सर्व होता है। वहाँ का जो एमडी आदि गोदरेज थे वो भी साथ ही खाते थे,
अलग से कोई उनके लिए क्यूबिकल नहीं था, कोई डाइनिंग टेबल नहीं था, सारे लोग एक जगह आते थे बिकॉज सच ऑर्गेनाइजेशन वांटेड टू शो इक्वालिटी। ठीक है ना, देखिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भेदभाव नहीं, ठीक है ना, एक साथ सब आते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। हाँ, अगर आपको कुछ दूसरा खाना है जो उनके रेगुलर मेन्यू से हट के, तो आप उसको ठीक है, वो सब सब्सिडाइज रेट पे मिलता है, सारे एम्प्लॉय को फूड कूपन दिया रहता है। अब अगर आपको 100 रुपए का खाना 20 रुपीज में मिल रहा है तो खाओगे ना, लेकर इतना फिक्स मेन्यू है, इतना फिक्स। मतलब मैंने एक कंपनी का एग्जांपल दिया आपको, अब ऐसा बहुत सारी कंपनी में ये सब होता है, ये तो मैंने बेसिक बोला, और भी बहुत सारी कंपनी है, ठीक है ना, गूगल पे मेरा भाई काम करता है, उसको कुछ भी नहीं जरूरत होता, न खाने का, न लंच का, न डिनर का, कोई टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है? तो भैया दिन से रात तक यहीं बैठो, खाओ पियो खेलो कूदो, स्विमिंग करो, योगा करो, जिम जाओ, ठीक है ना, 8 बजे का डिनर खाना है, घर में मेड लगाने की कोई जरूरत नहीं, मोबाइल है हाथ में, ठीक है, तो ठीक है राइट, सब कुछ यही करो और क्या करो, काम करो, ठीक है ना, तुम्हें और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि खाना कैसे खाएंगे। अच्छा, अब मैं ये भी बताती हूँ, वो कहीं भी जा सकते हो, वो कुछ भी कर सकते हैं, इतनी फ्रीडम है कि आप घर से ही काम करिए, मत आइए और जाइए, राइट, आप ये भी कर सकते हैं, आप घर बैठ करके काम करिए। उनका मतलब है जो भी टॉप लेवल एम्प्लॉय होते हैं, they are very flexible because they are flexible because they wanted their employee to get stress-free। उनको अपने रिजल्ट से मतलब है, रिजल्ट आपको उसी दिन देना है जिस दिन उनको चाहिए। किसी प्रोग्राम पे आप काम कर रहे हैं तो उस प्रोग्राम का जो लास्ट डे है आपको सबमिट कर देना, प्रोजेक्ट खत्म कर देना, समझ में आया? बाकी दिन तुम क्या करते हो, सब यू, ये ज्यादा मुश्किल है, ये ज्यादा मुश्किल है, वही के लोगों ने मुझसे कहा, क्योंकि इसमें सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत है। जैसे ऑनलाइन बच्चों को सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, नहीं तो वो स्विच ऑफ कर लेते हैं कैमरा और सो जाते हैं, दोस्तों से बात करने लगते हैं, खाना खाने लगते हैं, कुछ भी और काम करते हैं पढ़ाई के अलावा। समझ में आया? तभी तो कैमरा ऑफ हो जाता है ना बीच बीच में, और आप सब भी ऐसा कर चुके हैं, तो अच्छी बात है ना। सेल्फ मोटिवेशन समझ में आना, वो बच्चे भी हैं ऑनलाइन क्लास में जो पूरा क्लास करते हैं बिना बंद किए, ठीक है ना, सिर्फ अटेंडेंस के लिए नहीं, क्योंकि मेरे पास अभी ये एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन है क्लास करने का, तो मैं कर लूंगा। समझ में आई बात? तो ये चीज जो सेल्फ मोटिवेशन है ना, ये बहुत मुश्किल चीज है, हर एक आदमी के पास नहीं होता। तो दोज एम्प्लॉय आर ट्रीटेड टू बी मैच्योर एम्प्लॉय, उनको अपनी रिस्पांसिबिलिटी का एहसास होता है, इसीलिए उनको दे दी जाती है फ्लेक्सिबिलिटी। तुम दिन में करो, तुम रात में करो, तुम सुबह में करो, तुम क्लास में बैठ के करो, तुम पार्क में बैठ के करो, तुम लाइब्रेरी में बैठ के करो, तुमको जहाँ करना है करो, हमको उस दिन काम चाहिए, रिजल्ट चाहिए। समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग इक्विटी पे चर्चा कर रहे थे, मैं इक्विटी से आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताई कि कैसे वहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट देने के लिए, और भी बहुत सारा एचआर पॉलिसी है। क्यूबिकल्स का होना, ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके का चेंबर आपको नहीं मिलेगा, थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन आपको क्यूबिकल्स मिलेगा, क्यों सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, नो चैम्बर टाइप ऑफ माइंडसेट। तो ऐसा होता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने हिसाब से इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, बोलते नहीं कि ये हमारा इक्विटी पॉलिसी है, जस्ट कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिससे लगे कि सब कुछ एक जैसा है। नाउ नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल का क्या मतलब हुआ? पर्सोनेल का मतलब तो आप लोगों को मालूम है क्या होता है। पर्सोनेल का मतलब, सॉरी बहुत आगे आ गए, PERSONNEL क्या मतलब हुआ? हाँ, नहीं मालूम? तुम बात करते हो। अच्छा, पर्सनल का क्या मतलब हुआ? PRSONL अपना, व्यक्तिगत, पर्सनल, ठीक है ना, प्राइवेट, इंडिविजुअल, ठीक है। पर्सनल जब भी यूज होगा तो पर्सनल हमेशा ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग के लिए हम पर्सनल बोलते हैं। इसीलिए बहुत पहले ट्रेडिशनली हम एचआरएम को भी पर्सनल मैनेजमेंट बोला करते थे, अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं बोलते थे, हम पर्सनल मैनेजमेंट बोलते थे। वो ट्रेडिशनल तरीका था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका था एचआरएम को देखने का, और ये मॉडर्न तरीका है। एचआरएम इज मॉडर्न वे ऑफ ट्रीटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, इसीलिए पर्सनल मैनेजमेंट से हम एचआरएम से शिफ्ट हो गया। और अब एचआरएम से
जो ज्यादा मॉडर्न एस्पेक्ट है एचआरएम का वो है स्ट्रेटेजिक एचआरएम, ठीक है ना, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है ना। जो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्सेज होता है वो आपके आने के बाद आपके लिए प्लानिंग नहीं की जाती है, आप कहीं नहीं रहते हैं तो भी उसके यहाँ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट हो जाता है कि किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है, ग्रो करना है, मोटिवेट करना है, कॉम्पनसेट करना है, उसका क्या कैरियर प्लान रहेगा हमारे यहाँ, और कैसे उनको प्रमोशन अपॉर्चुनिटी पे करना है, कैसे उनके इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट को पहचानना है, यानी सब कुछ बहुत एडवांस में कर लिया जाता है, स्ट्रेटेजी बना हुआ है इसके लिए। गॉट इट? तो क्या सबसे पुराना मैंने ट्रेडिशनल तरीका बताया पर्सनल मैनेजमेंट। चलो अभी हम लोग वहीं पे रुकते हैं, पर्सनल से हम एचआरएम पे आए और एचआरएम से हम स्ट्रेटेजिक एचआरएम पे आए। अब हम आते हैं पर्सनल स्टेबिलिटी और पर्सनल। पर्सनल का मतलब समझ में, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है ये। स्टेबिलिटी का मतलब तो सबको पता है क्या होता है, क्या? स्टेबल यानी कि स्थिर, है ना, स्थिर, एक जगह ठहरने वाला, यानी स्टेबिलिटी और पर्सनल। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टेबिलिटी और पर्सनल भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग, इंटरव्यू, एम्प्लॉयमेंट, एग्जामिनेशन, ये सब होता है ना रिक्रूटमेंट का ओवरऑल। आपको पहले आवेदन भरना है, फिर उस आवेदन में से चयनित लोगों को बुलाया जाएगा, फिर आपको रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ेगा, फिर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, रेफरेंस चेक होगा, तब जाके कहीं आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा, और उसके बाद वो आपको ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग मतलब काम सिखाएंगे कि हमारे ये काम कैसे करना है, और ये सब कुछ करने के बाद आपको किसी बड़ी कंपनी में ऑफर दे दिया और आप चले जाएंगे। समझ में आया क्या होगा? इतना जो कॉस्ट उन्होंने इनकर किया, इतने सारे लोगों को पैसा दिया कि जाओ तुम हायरिंग का काम करो, पूरा एचआर डिपार्टमेंट लगा पड़ा हुआ है हायरिंग करने में, नए डिपार्टमेंट के लिए, और इसमें से अगर आधे पॉपुलेशन अगर छोड़ देता है तो क्या होगा, वापस से रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, यानी वापस से वो सब करना पड़ेगा जो हमने किया था। समझ में आया? कॉस्ट समझ में आया? ट्रेनर का कॉस्ट, पोजीशन का कॉस्ट, आपको इधर उधर जाने आने का कॉस्ट, ट्रैवलिंग का कॉस्ट, इंटरव्यूअर जो जाता है इंटरव्यू उसका कॉस्ट, की सैलरी, सब कुछ एसोसिएटेड है, टाइम तो अलग है ही है, तो कितना नुकसान होता है ऑर्गेनाइजेशन का। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन, मैंने जो भी कैंटीन बोला आपको, मैंने जो भी आपको स्ट्रेच बोला, मैंने जो ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल देते हैं कि कैब फैसिलिटी होती है बहुत सारे आईटी कंपनी में, और बहुत सारे प्रोडक्शन कंपनी में भी वो बस या कैब देते हैं अपने दूसरे एम्प्लॉय को लाने के लिए। समझ, ये सब क्यों दिया जाता है? ताकि अगर हम आपको सैलरी, क्या है सैलरी एक्सचेंज में मिल रहा है, आपके सर्विसेज के एक्सचेंज में आपको सैलरी मिल गया, इसको कोई भी बहुत बड़ा मोटिवेशन नहीं है सैलरी, ठीक है ना, कितनी भी सैलरी आपको मिल जाए, बहुत कम दिन तक हो सकता है, लेकिन ऊपर से जो मिल रहा है, समझ में आया? जो 5 स्टार होटल का खाना तुम खा रहे हो, बिल्कुल गूगल में जो सेट, तो लोग बहुत बड़े बड़े सेट होते हैं, और उसके अंदर आप चले जाइएगा कैफेटेरिया में तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपके ऑफिस में है, राइट? अब वहाँ आपको मुफ्त में सब कुछ मिल रहा है, मीन्स क्या, आपके सैलरी के अलावा ये सब आपको मिल रहा है। जब भी आपको कंपनी छोड़ेगा, आप एक बार सोचिएगा, ठीक है ना, क्या क्या अलावा मिल रहा है। सैलरी में हाइक तो कोई दे देगा, ठीक है ना, लेकिन क्या वो बाकी की चीजें देगा? जैसे मुझे हाउसिंग फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, बच्चों के लिए पढ़ने का स्कूल की फैसिलिटी, ये सब क्या मिलेगा? ये सब कितना कॉस्ट आपको बचाता होगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट, समझ में आया? या इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी कंसीडर करते हैं ना, तो बहुत सारे कंपनीज ये इनडायरेक्ट आपको बेनिफिट्स देके आपको रिटेन करने का काम कर रही है, आपको रोकने का काम कर रही है, यानी कि उनको भी पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है ये पर्सनल हमारे लिए, इसको जैसे तैसे रोको। इसीलिए बड़ी कंपनी आपको कम सब्सिडाइज रेट पे लोन भी दे देती है। ज्वाइन करोगे 6 महीने के बाद आपको लोन ऑफर कर देगा, कार ले लो, क्या आ रहे होता है, ठीक है, स्कूटी से एक कार ले लो, इतना सैलरी है तुम्हारी, तुम कार क्यों नहीं लेते? कार ले लो, ठीक है ना, क्योंकि नवयुवक होते हैं, समझ में आता है कि कार ले लेते हैं, कार ले लिया, लोन रेट बहुत कम है, लेकिन जब तक पे नहीं किया तब तक कहाँ जाएंगे, तो दे के जाएंगे, फिर घर ले लो,
बहुत सस्ता घर मिल रहा है, हाउस में इन्वेस्ट कर लो, हम लोन देते हैं ना, क्या चिंता करने की जरूरत है। बैंक तुमको 10% से देगा, हम तुमको 5% से देंगे। लाओ भाई ले लेते हैं, घर लेने में क्या जाता है, अब और रहो यहीं पे, जब तक हाउसिंग लोन नहीं सस्ता कहाँ जाओगे। समझ में आया? दीज ऑल आर रिटेंशन पॉलिसी। साथ ही और भी बहुत सारे प्रोग्राम है जो अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए, रोकने के लिए जरूरी है। मैं बताऊंगी बाकी और क्या क्या प्लान है बाद में। अभी तक समझ में आया? तो हेनरी फ्योल के हिसाब से ये जो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल है बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को ट्रेनिंग स्कूल में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए कि लोग वहां आए ट्रेनिंग ले और चले जाए। ठीक है ना, लोग वहां आए ट्रेनिंग ले और रुके, तभी तो वो उनके लिए प्रोडक्टिव हो पाएंगे, तभी तो वो उनके लिए अच्छे से काम कर पाएंगे। गॉट इट? ठीक है। अब है एक दो ही है, ही खत्म कर लेते हैं। इनिशिएटिव का मतलब तो आप सबको मालूम होगा। इनिशिएटिव का मतलब तुम फिर से क्या? यस, और परसुएड टू डू समथिंग, तुमने ये बोला ना। एक्चुअली जब इनिशिएटिव की बात करते हैं तो दूसरे को परसुएड नहीं करते हैं। इनिशिएटिव का मतलब होता है टू बिगिन समथिंग ऑफ योर ओन, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी असाइनमेंट के। अगर आपके सामने आपको प्रॉब्लम दिख रही है और आपको कोई नहीं बोल रहा है कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं प्रॉब्लम का समाधान करेगा, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है, इनिशिएटिव कि नहीं मुझे ये करना है, दैट मींस आपने किसी काम को खत्म करने का इनिशिएटिव लिया। आपके वर्ड्स की जरूरत होती है। कई बार हमको लगता है कि हमको जज कर लेंगे, ठीक है ना, हमारे लिए अपने मन में कुछ ऐसा बोल देंगे, हम हमको कोई काम दे देंगे, बड़ा आया सफाई करने वाला, ठीक है ना, बड़ा आया प्लास्टिक उठाने वाला, राइट, जो भी आप करते हैं, मान लीजिए एक समस्या पानी बचाने वाला, अब क्या इनिशिएटिव मतलब कि अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या कर रहे हैं, आप आगे से आते हैं, मैनेजर से पूछते हैं कि डू यू नीड माय हेल्प, आई हैव सर्टेन आइडिया टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम। तो मतलब समझ में आया? क्या समझ में आया? मैनेजर्स को ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है जहां उनके एम्प्लॉय खुद ही इनिशिएटिव लेकर के उनसे काम लेकर के चले जाए। ठीक है, लाइए सर मैं कर देता हूँ, मेरे पास अभी मुझे पता है ये कैसे होगा। समझ में आया? मैं ये प्रॉब्लम मैं कर देता हूँ, आप क्या इसमें टाइम पास करें, आपको दूसरा काम दीजिए। समझ में आया? दैट मीन्स कि आप ये कर सकते हैं, आपको मालूम है कि ये काम कैसे खत्म होगा, मैं कर देता हूँ। इसमें एम्प्लॉयर को क्या होता है, कोई टेंशन नहीं होता। वो दुनिया के किसी भी कोने में, उसको पता है कि मेरे एम्प्लॉय सेल्फ मोटिवेटेड एम्प्लॉयज हैं, इनिशिएटिव लेने वाले एम्प्लॉयज हैं, वो खुद काम हैंडल कर लेंगे, वो निश्चिंत से आप पर काम छोड़ के चला जाएगा। जैसे कि आपके पेरेंट्स, if you are responsible, if you are having the ability to take initiative, तो थोड़ा निश्चिंत रहते हैं, इसको पढ़ाई लिखाई के लिए बोलने की जरूरत नहीं है, खुद ही बहुत पढ़ाई कर लेता है। हम तो इसको बोलते जाके बाहर घूम फिर के थोड़ा हाँ क्या बड़ी किताब का होता है कभी कभी ऐसे बच्चे के साथ, ठीक है, वो काम हो गया, वो अलग बात है। क्या बोले? मेरे साथ नहीं हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि मैं भी बचपन में नहीं करती थी, बाद में जाके जब सोना, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि नहीं कि तुम पढ़ लो। हम लोगों जो जनरेशन था ना, उस जनरेशन में सबके फैमिली में मुझे लगता था कमो बेस एक ही टेंडेंसी थी, ठीक है ना, एक जो मनोरा कर देगा। क्या माँ बाप इस बात पे दिमाग नहीं खपाते थे कि बच्चा क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, उनको बस ये था कि बच्चा टाइम से घर आ जाए, टाइम से बाहर जाए, घर में जो करना है वो प्लान रखकर अपना क्योंकि उनका बहुत काम होता था। ज्वाइंट फैमिली कॉन्सेप्ट यू नो ना, ज्वाइंट फैमिली में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप बच्चे को वॉच कर सके, तो उसमें कोई दादा के पास छुपा के, दादी के पास छुपा के कोई कहानी सुन रहा है, काइंड ऑफ जनरेशन, ठीक है ना, हम लोग, राइट। लेकिन आजकल अब जो मेरे बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम हो गई, अकेला है, हमारा ज्वाइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली से ज्यादा छोटा है, राइट। तो हम है ज्वाइंट फैमिली को तो साइज में भी चार में एक बच्चा भी, ठीक है ना, वो कहाँ बच के जाएगा, सब उसी पर नजर दिखाए हुए हैं, पढ़ रहा है कि नहीं, खेल रहा है कि नहीं, सो रहा है कि नहीं, खा रहा है कि नहीं, कुछ कोई नहीं सकता, राइट। तो हमारे जनरेशन में या हमारे टाइम में आप सबके घर में भी ऐसा ही होगा। आप अपने मदर फादर से भी पूछ के देखना, किसी को चिंता नहीं होता है इतने बहुत जो आपके बहुत बड़े बड़े होते हैं, उन लोगों से पूछ के देखना, माँ बाप कभी पढ़ने के लिए बोलता है,
वो बच्चा पढ़ ही लेगा, कौन बेरोजगार है? बेरोजगार नहीं, उस जमाने वाले लोग के रोजगार में भी आ गए, ऐसा नहीं हुआ कि सारे लोग बेरोजगार हो गए, ऐसा नहीं है, रोजगार में भी है, ठीक है ना? तो अपने काम है, क्योंकि एक देर से ही सही एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती थी उस जमाने में कि हमको पढ़ना भी है या हमारा कुछ काम भी है, वो कर लेते थे। बहुत कम लोग इस कैटेगरी को सॉल्व करते थे। ठीक है, मैं कहाँ पे थी, तुम लोग कहाँ ले जाते हो? हाँ, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब कि जब जिस घर में खुद ही इनिशिएटिव देने वाले बच्चे हो, वहां पे मदर फादर ज्यादा नहीं परेशान होते कि इसको क्या गाइड करना नहीं करना, पता है ये अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल कर लेगा। अगर कुछ होगा तो मेरे तक आएगा, पूछेगा, मैं बता दूंगा, सजेस्ट कर दूंगा। तो इस तरह के घर में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। दिक्कत वहां होती है जहाँ पे पुश स्ट्रैटेजी यूज करना पड़ता है, धक्का देके पढ़ाओ। अब ये धक्का देके कब तक पढ़ाओ? 5th 6th 7th 8th 9th 10th, उसके बाद वो स्ट्रैटेजी खत्म हो जाती है, नहीं चलता काम। एम्प्लॉइज में भी यही होता है, बस हरप्रीत के नाम है ना, इसलिए बच्चों वहाँ पे यहाँ बैठो थोड़ा शांत, ठीक है, मत आओ वहीं बैठो, के बाद पीछे पढ़ना तो बोल दो कि बहुत बोल क्या। ठीक है, अभी मैं क्या बोल रही हूँ, इनिशिएटिव। लेकिन जहाँ एम्प्लॉयज के साथ भी यही प्रॉब्लम है। कुछ एक एम्प्लॉयज होते हैं जिनको काम देने पर वो 100 बहाने सोचते हैं कि कैसे ये काम किसी और के हाथ में चला जाए, हम क्यों करें इसमें काम, राइट। लेकिन कुछ लोग काम खुद से भी टेकअप करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो मैनेजर को कैसा एम्प्लॉय चाहिए? जैसे हर एक माँ बाप को वैसा ही बच्चा चाहिए, उस तरह हर एक मैनेजर को ऐसा ही एम्प्लॉय चाहिए जो खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इनिशिएटिव ले, राइट। एंड फाइनली पानी है, ठंडा है, सब ठंडा ही होगा, बहुत ठंडा है, ठीक है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारा स्पिरिट डिकॉप्स। ये इसका मतलब होता है, इस टर्म का मतलब होता है, स्पिरिट डिकॉप्स का मतलब टीम वर्क, यानी कि हर एक टीम में हर एक एम्प्लॉय के अंदर इस तरह का जज्बा पैदा करना जहां पे वो जो भी काम करे टीम की तरह करे, वो अपने आप को एक टीम का रिप्रेजेंटेटिव समझे और उनका कलेक्टिव एफर्ट हो ताकि वो टीम सक्सेसफुली अपने गोल को अचीव कर सके, राइट। तो स्पिरिट डिकॉप्स मतलब क्या होता है? टीम स्पिरिट। ऑब्जेक्टिव आते हैं तो बहुत बच्चे यहाँ भी गलती कर लेते हैं, राइट। टीम स्पिरिट अमॉन्ग द सबऑर्डिनेट्स मैनेजर हैज टू क्रिएट, और इंस्टेड मैनेजर को ये टीम स्पिरिट पैदा करने के लिए अक्सर अस का यूज करना होता है इंस्टेड ऑफ आई एंड मी, ठीक है ना। मैं, हमारा, मेरा, मैं और मेरा ना बोल करके आप हमारा बोलिए, हमारा टीम, हमारा ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सब लोग एड्रेस्ड फील हो, तभी तो वो अपने आप को उस टीम से अटैच्ड फील कर सकेंगे। समझ में आई? ठीक है, अब और भी पढ़ना है, जल्दी से बोलो। ये तो कंप्लीट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट इज कंप्लीटेड। और पढ़ना है। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले अटेंडेंस बना लेते हैं। अच्छा, जब तक अटेंडेंस बनाएंगे तब तक एक काम आप लोगों को भी है। क्या नो मैम? बिना काम सुने ही नो मैम? किसने बोला नो मैम? मैं बाहर निकाल दूंगा। अब किसने बोला बताओ? सभ्यता सोनी ऑनलाइन है आप तो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, ठीक है। मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ पहले।